आज जो बुक समरी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है अ न्यू अर्थ, जिसे लिखा है एखॉर्ड टोले ने। तो क्या कभी आपने शीशे के सामने खड़े होकर खुद से पूछा है कि मैं कौन हूँ? अब सुनने में ना ये थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन बात सोचने की है कि आखिर हम हैं कौन। दूसरे लोग जब आपका नाम सुनते हैं तो उन्हें क्या लगता होगा, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। अब इंसान क्या है, इस बात को डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ना एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। इसके कई डीप लेयर होते हैं और आज के टाइम में तो ये और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है। जहाँ इंसान को उनके अचीवमेंट से जाना जाता है, हम लोग इतने ज्यादा मेटलिस्टिक हो गए हैं कि इन चीजों से ना खुद को अलग कर पाना हमें ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पर लोग ना मटेरियल चीजों के गुलाम बन गए हैं। अब इस तरह की थिंकिंग काफी डेंजर होती है और इससे छुटकारा पाने का सोल्यूशन है ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जब आप अपने अंदर के कॉन्शियसनेस को जगाते हैं तब आपको अपना ट्रू सेल्फ नजर आता है। यानी रुपए पैसे के बिना भी आपकी एक पहचान है। और आज की इस मेटलिस्टिक दुनिया में कोई भी इजीली अपनी पहचान खो सकता है। अब जो लोग अपनी आइडेंटिटी चीजों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनकी तलाश कभी खत्म नहीं होती। अब चीजें आपको रिप्रेजेंट नहीं करती, इसलिए चीजों में खुद को मत ढूंढो। अगर सच्ची खुशी चाहिए ना तो खुद की तलाश करो। अब अपनी असली पहचान ढूंढना एक लॉन्ग जर्नी है जो लास्ट में हमें एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग देती है। तो ये बुक ना हमें रियल हैप्पीनेस और सेंस ऑफ फुलफिलमेंट की मीनिंग समझाएगी, जो हमारे अंदर ही कहीं मौजूद है। तो समरी शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि ये समरी किसको पढ़नी चाहिए। तो सभी यंग प्रोफेशनल्स को और उन लोगों को जिन्हें लाइफ में इंस्पिरेशन की जरूरत है। तो चलिए बिना देरी किए समरी स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला चैप्टर है द फ्लावरिंग ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इस दुनिया में ना हर चीज का एक पर्पस होता है। बेशक हमें कोई चीज कितनी भी यूजलेस लगे, पर हर चीज का एक मतलब है और एक जरूरत है। बस हमारा देखने का ना तरीका बड़ा होना चाहिए। इतना समझ लो कि आप जरूरी समझो या ना समझो, पर कोई भी चीज आपकी लाइफ में बेवजह नहीं होती। अब हो सकता है कि इसमें आपको अपने ह्यूमन कॉन्शियसनेस से जुड़ने का मौका मिले, ह्यूमन कॉन्शियसनेस से जुड़ने का मौका मिले। अब इसका मतलब है कि फालतू लगने वाली चीजें भी कई बार हमारे एनलाइटमेंट अचीव करने में हेल्प कर सकती है। एनलाइटमेंट की बात करें तो ये एक ऐसा फेस है, एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जहां हम चीजों को उसके फिजिकल फॉर्म से अलग देखने लगते हैं, यानी एक स्पिरिट फॉर्म में देखने लगते हैं, जहां हम उन चीजों की तरफ खींचे चले जाते हैं। कुछ चीजें ना अपने फिजिकल फॉर्म में बंधी नहीं रहती। फिजिकल फॉर्म खत्म होने के बाद भी इनकी स्पिरिट हमेशा हमेशा के लिए मौजूद रहती है। इसे ना हम एक आइडिया के तौर पर देख सकते हैं। एक आइडिया इंसानों का आपस में इंटरेक्शन और अपने काम को लेकर उनका नजरिया चेंज कर सकता है। जब आप एनलाइटेड होते हैं तो फिजिकल चीजों से हटकर देखते हो, यानी ट्रांसफॉर्म के स्टेट में पहुंच जाते हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन बुद्धा को भी मिली थी और जीसस क्राइस्ट को भी, और आप भी ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको उन चीजों से पीछा छुड़ाना होगा जो आपके रास्ते में रुकावट बन सकती हैं। सबसे पहले तो आपको समझना है कि आप शुरुआत से ही डाई फंक्शनल हैं। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हैं जो आपको नेगेटिव बनाती हैं। आप इससे बचने के लिए अच्छा बनने की कोशिश करते हो, लेकिन बन नहीं पाते। आप तभी अच्छे बन सकते हो जब वो अच्छाई आपके अंदर से निकलेगी। अगर आपको लगे कि आपके अंदर एक पागलपन है तो ये तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि एनलाइटमेंट अचीव करने के लिए ना आपके अंदर यही पैशन और मैडनेस चाहिए। इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम फूलों का एग्जाम्पल लेंगे। अब फूल हमारे चारों तरफ होते हैं, मगर हमें उनके होने का पर्पस समझ नहीं आता। फूल खूबसूरत लगते हैं, लेकिन उनके होने ना होने से क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असल में फूलों का असली पर्पस इनकी खूबसूरती में छुपा हुआ है। अब कितने ही पेंटर्स फूलों की खूबसूरती से इंस्पायर होकर सुंदर पेंटिंग बनाते हैं, या कवि इन्हें देखकर खूबसूरत कविताएं लिखते हैं। कई बार बेकार पड़ी चीज भी इंसान की क्रिएटिव साइड को टच कर देती है। आप छोटी से छोटी चीज को भी अप्रिशिएट करने लगते हैं, और फूलों को ध्यान से देखो तो उन्हें फिजिकल फॉर्म से अलग देख पाओगे। अब उनमें भी ना एक रूह है। यहाँ हम फूलों की रूह उनकी खुशबू को मान सकते हैं, मगर हमारी आंखों पर पड़े पर्दे हमें चीजों की स्पिरिट रूह तक पहुंचने नहीं देते। यानी हमें चीजों को ना सिर्फ फिजिकल फॉर्म में देख पाते हैं। मगर ऐसा क्यों? अब एक्सॉल्ट रो कहते हैं कि जिसे हम नॉर्मल स्टेट मानते हैं वही गलत है। हमें शुरू से ही ना सब कुछ गलत बताया गया है। अब हिंदूज में इसे माया कहते हैं, यानी हमारी आंखों पर पड़ा वहम का पर्दा। क्रिश्चियन में ना इसे ओरिजिनल सीन कहते हैं, यानी पाप माना गया है।
नॉर्मल स्टेट का मतलब है कि हमारी तकलीफों का कोई अंत नहीं है और इंसान की जिंदगी असल में सिर्फ एक दुखों का किस्सा है और कुछ नहीं। आज साइंस और टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गए हैं, कई सारी ग्रेट डिस्कवरीज हो गई हैं, पर इसका क्या फायदा? इसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ है। वॉर, गुलामी, टॉर्चर, वायलेंस जैसे क्राइम ह्यूमन हिस्ट्री का एक पार्ट रहा है और ये ना हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि इंसान ने टेक्नोलॉजी के फायदे से ज्यादा उसका नुकसान उठाया है। जितने भी क्राइम हुए हैं उनके पीछे इंसान का लालच और सेल्फिशनेस है। तो रोज ही ना हमें न्यूज में कोई ना कोई मर्डर, किडनैपिंग, रॉबरी या ऐसी ही कोई क्राइम स्टोरी सुनने को मिलती है, लेकिन इस पागलपन का इलाज भी तो हमारे पास है। अगर हम कोशिश करें तो हमारा ये पागलपन सैनिटी और हीलिंग में बदल सकता है। अब जिन्होंने अपने अनकॉन्शियस माइंड को जगाया है वो एनलाइटमेंट की हाईएस्ट स्टेट तक पहुंच गए हैं और इसका एग्जाम्पल है बुद्धा और लाओ त्सु। अब इन महान लोगों ने ना हमें सिखाया है जिसे हम नॉर्मल समझते हैं दरअसल वही गलत है और हमें इस बारे में सोचने की बहुत जरूरत है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि बुद्धा और लाओ त्सु को हम समझ ही नहीं पाए, उनका मजाक उड़ाया गया और जिसने भी उनकी टीचिंग को आम पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश की उसे मार दिया गया। जिसने भी हमारे पागलपन में हमें बचाने की कोशिश की उनकी जान ले ली गई, क्योंकि ये दुनिया ये मानने को तैयार ही नहीं कि वो गलत है। हमारे अंदर के पागलपन और एनलाइटमेंट के बीच जो कॉन्शियसनेस है उसका एक पार्ट है रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी। हालांकि ये दोनों चीजें एक दूसरे से काफी डिफरेंट हैं। रिलीजन में ना हमें किसी सच के बारे में बताया गया है, जबकि स्पिरिचुअलिटी हम अपने अंदर खुद फील कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी स्पेशल रिलीजन से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। रिलीजियस लोग अपने एक लौते सच को मानते हैं जो उन्हें धर्म ने सिखाया है। वो खुद कुछ डिस्कवर नहीं करते बल्कि अपने धर्म के सिखाए गए रास्ते पर चलते हैं। पर स्पिरिचुअल लोग किसी रूल्स या किसी के सिखाए रास्ते पर नहीं चलते, ये अपना रास्ता खुद बनाते हैं। स्पिरिचुअलिटी आपके बिलीव्स पर नहीं बल्कि आपके कॉन्शियसनेस पर डिपेंड होती है और यही कॉन्शियसनेस डिसाइड करता है कि आप इस दुनिया में कैसे जीते हो। अब पुराने टाइम में ना ट्रांसफॉर्मेशन और एनलाइटमेंट सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी, लेकिन आज के टाइम में ये हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएं, क्योंकि आज के इंसान को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आज का इंसान अपने पागलपन से बर्बादी की कगार पर है। आज के टाइम में जरूरत है कि हम अपनी सोच में गहराई लाएं, चीजों को उनके फिजिकल फॉर्म से अलग करके देखें। अपनी आत्मा के अंदर नहीं देखेंगे तो जो शैतान हमारे अंदर बैठा है और जो चारों तरफ है वो हम पर हावी हो जाएगा। अब याद रखो कि शैतान ही हमें बहकाता है, इसीलिए अपने अंदर की सच्चाई को जगाना और अपने आप से कनेक्ट होना बेहद जरूरी है। हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को न्यू हेवन नाम देंगे। अब हेवन यानी कि स्वर्ग असल में ना कोई जगह नहीं है बल्कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की एक ट्रांसफॉर्म स्टेट है। जैसे कि हमारी हैबिट है, हम चीजों को फिजिकल फॉर्म से अलग नहीं देख पाते, पर कोशिश करो, सिर्फ ऊपरी नजर से मत देखो, उनकी गहराई में जाओ। रिलीजन इंसान को कुछ हद तक लाइफ की जर्नी में हेल्प करता है, पर ये हमें ना मिसगाइड भी कर सकता है। जैसे आज के टाइम में ज्यादातर लोग रिलीजन के नाम पर एक्सट्रीम बिहेव करते हैं। अब अपने रिलीजन को बेस्ट मानना, रिलीजन के नाम पर मारपीट, दंगे फसाद करना, आजकल ये सब कॉमन हो गया है। लोग अपने धर्म पर प्राउड करते हैं और सोचते हैं कि उनका धर्म ज्यादा से ज्यादा फैले, पर ये थॉट बिल्कुल गलत है। जो आपको पसंद है उसे फॉलो करो, पर उसे दूसरे पर थोपने की कोशिश मत करो। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें ना टॉलरेंस सिखाती है। हम अपनी लाइफ कैसे जिएं ये हमें कोई भी धर्म नहीं बता सकता। अच्छा होने के लिए किसी धर्म को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी ना हमें किसी रूल्स में नहीं बांधती बल्कि हमें एक फ्रीडम देती है, और यही न्यू कॉन्शियसनेस है। ये हमें ना किसी एक बिलीफ को मानने के लिए मजबूर नहीं करती। जो स्पिरिचुअल होगा वो हर इंसान को इक्वल ट्रीट करेगा, चाहे वो इंसान ना किसी भी धर्म या मजहब का क्यों ना हो। अब हर लिविंग और नॉन लिविंग चीज के लेयर होते हैं। हम किसी को देखकर ये नहीं बोल सकते कि उसकी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी होगी। इंसान के अंदर ना इतना कुछ होता है कि पहली नजर में सब कुछ पता नहीं चलता। हर चीज की गहराई होती है जो ऊपर से नजर नहीं आती। जैसे हमें किसी सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, पर हो सकता है कि वो सब्जेक्ट आपकी नॉलेज से कहीं ज्यादा बड़ा हो। अब ऊपरी सतह के नीचे ना कनेक्शन का एक जाल होता है, तो हम अपनी सोल से, गॉड से और खुद से असली रूप से कनेक्टेड रहते हैं, पर हमें पता नहीं चलता। और यही कनेक्शन आपको हेल्प करता है कि आप घंटों बैठकर एक फूल की खूबसूरती निहारते हो।
और यही कनेक्शन ना एक एसेंस के रूप में आपको बदले में कम्युनिकेट भी करता है, या कह सकते हैं कि आपकी स्पिरिट फूल की स्पिरिट से कनेक्ट करने लगती है। अब चीजों पर कोई लेवल मत लगाओ, उन्हें एक फ्रेश आंखों से और माइंड से देखो। नैरो माइंड सोच ही चीजों को लेवल करती है जो आपको अवॉइड करनी है। आप लाइफ को खुले दिल से कैसे जी पाओगे अगर आप पहले से ही हर चीज को जज करोगे या उन पर लेवल लगा दोगे, जैसे मैं, मेरा और मुझे। ये सब ना सेल्फ आइडेंटिफाइड वर्ड्स होते हैं, और जब हम इन्हें यूज करते हैं तो एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि हम कौन हैं। ये वर्ड्स हमारे ईगो को फीड करते हैं। इसी इल्यूजन के बेस पे ना हम अपना फ्यूचर तय कर लेते हैं और लोगों से इंटरेक्शन करते हैं या फिर रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। पर अगर आप इस इल्यूजन को समझ लें तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सेल्फ आइडेंटिटी वर्ड्स इल्यूजन क्यों होते हैं? अगर आप अपने मन की गहराई में झांक कर देखेंगे तो महसूस होगा कि हमारी अपनी पहचान में मैं, मेरा या मुझसे कहीं बड़ी है, लेकिन हमारा इगोइक माइंड ना ये बात एक्सेप्ट नहीं करता। अब जैसे वैन गोग एक पेंटर था जो विजुअल आर्ट की दुनिया में अपनी पेंटिंग के थ्रू बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालता। वो सब्जेक्ट को उसके एसेंस में समझता। अब जैसे कि अगर उसे कोई चेयर पेंट करनी होती तो वो उसको सिर्फ एक चेयर की नजर से नहीं देखता, बल्कि उसे काफी देर तक गौर से देखता रहता। वो इस चेयर से कनेक्ट कर लेता और उसके एसेंस को फील करने लगता। उसकी समझ की यही गहराई ना उसके आर्ट वर्क में नजर आती थी। वो मामूली चेयर की भी एक ऐसी पेंटिंग बनाता जिसे लोग देखते रह जाते। वो चेयर मुश्किल से कुछ डॉलर की होगी, पर उसी की बनाई हुई पेंटिंग लोग $25 मिलियन तक खरीदने में तैयार हो जाते। अब चीजों को ना नाम देने से हमारी सहूलियत के लिए ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी देखना चाहिए जैसे आप उसे पहली बार देख रहे हो, यानी गौर से उसे समझने की कोशिश करते हुए। कई बार ना हम किसी की एक गलती पर उसे टोटल गलत समझ लेते हैं, पर अगर आप अपना मेंटल लेवल हटाकर उस इंसान को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको उस इंसान का अच्छा साइड पता चले। कई बार ना हम किसी इंसान की एक गलती पर उसे बहुत ही बुरा इंसान समझ बैठते हैं, पर अगर आप अपना मेंटल लेयर हटाकर उस इंसान को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको उस इंसान के अच्छे साइड पता चले। हो सकता है कि आप उसे पसंद करने लगे। अब सेल्फ आइडेंटिफाइड वर्ड्स हमें एक पहचान में बांधते हैं, लेकिन ये हमें ना पूरी तरीके से डिफाइन नहीं करते। अब पेरेंट्स अपने बच्चे को पैदा होने पर एक नाम देते हैं और उसे उस नाम से बुलाने लगते हैं। बच्चा वो नाम सुनकर अपनी पहचान बना लेता है। फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसे अपनी दूसरी पहचान भी समझ आने लगती है, जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, या फिर मैं एक लड़का हूँ या एक बेटा हूँ या फिर एक भाई हूँ। अगर कोई ये सोचे ना कि वो दुनिया भर की प्रॉब्लम का इलाज सिर्फ सोचने से कर सकता है तो वो बिल्कुल गलत है। अब हमारे कॉन्शियस के मुकाबले थिंकिंग बहुत छोटी सी चीज है। मेन प्रॉब्लम तो ये है कि हम जो भी सोचते हैं ना वो बिना अवेयरनेस के सोचते हैं, क्योंकि हमारी इगोइक माइंड इसी पैटर्न से सोचता है। हमारी थिंकिंग सेल्फ आइडेंटिफाइड वर्ल्ड पर बेस्ड होती है, जैसे कि मैं या फिर मुझे। अब हमारे इस इगोइक माइंड के दो हिस्से होते हैं। पहला होता है कंटेंट और दूसरा होता है स्ट्रक्चर। कंटेंट का मतलब है कि जिस चीज को आप अपना समझते हो, उस पर अपना हक जताते हो। ये आपके एनवायरनमेंट पर बेस्ड होता है, यानी जैसे आप जिस कल्चर में पले बड़े हो, जिसे आप अपनी पहचान मानते हो, अगर वो आपसे छीन लिया जाए या खो जाए तो आप बेहद दुखी हो जाएंगे। चलिए इसे ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक बच्चा है, अगर उसका टॉय छीन लिया जाए तो वो रोने लगेगा, क्योंकि उस टॉय के साथ उसका मेरा या फिर अपने वाला कंटेंट जुड़ा है। तो उस कंटेंट के खो जाने से उसको दुख होगा या फिर वो रोने लगेगा। अब इगोइक माइंड का सेकंड पार्ट होता है स्ट्रक्चर, यानी खुद को ऑब्जेक्ट से जोड़कर देखना, जैसे कि कोई टाइटल, कोई अवार्ड या फिर कोई पोजीशन और वगैरह वगैरह। अब हमारे इगोइक माइंड को ना ये सब चीजें खुश रखती हैं। इगोइक माइंड को इस टाइप की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। हम खुद की पहचान ऑब्जेक्ट से मान लेते हैं, क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी उससे जोड़कर देखने लगते हैं। फिर हमारी हालत ये हो जाती है कि दुनिया के हर सुख या ऐशो आराम में हम अपनी पहचान ढूंढने लगते हैं, जबकि हमारी असली पहचान खोने लग जाती है। और इसी तरीके इगोइक माइंड वाले लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब अवेयरनेस के बारे में एखॉर्ड टोल ने तब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था जब वो एक कॉलेज स्टूडेंट थे। एक बार ना सबवे गुजरते वक्त उनकी नजर एक औरत पर पड़ी जो अपनी नेक्स्ट सीट की तरफ मुंह करके बैठी थी, जबकि वो सीट तो बिल्कुल खाली थी। फिर वो औरत काफी टेंशन और गुस्से में लग रही थी।
अब एकोक ने सुनने की कोशिश की पर वो उसकी बातों को सुन नहीं पाया, पर उसकी वॉइस टोन से उसे अंदाजा हो गया था कि वो औरत गुस्से में खुद से ही आर्ग्यू कर रही थी। अब दोनों जब सेम स्टॉप पर उतरे तो एकोल बड़े हैरान हुए, क्योंकि दोनों सेम डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे, यानी कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। फिर वो औरत लिफ्ट के अंदर चली गई और एकोल को वॉशरूम जाना था, तो वो एकोल को वो दोबारा नहीं दिखी। अब एकोल काफी देर तक ना उस औरत के बारे में सोचते रहे, ऊपर वाला ना करे कि कभी मेरी हालत भी उस औरत जैसी हो जाए। अब एकोल सोच ही रहे थे, पर उन्हें उस वक्त बड़ी हैरानी हुई जब उसके सामने वाले सिंक में हैंड वॉश करता हुआ एक आदमी उन्हें अजीब नजरों से घूरने लगा। तब एकोल को रियलाइज हुआ कि वो खुद से ही बातें कर रहे हैं, बिल्कुल उसी औरत की तरह जो सबवे में उन्हें दिखी थी। तो दरअसल ना हम अपने ईगोइक माइंड की वजह से बिना सोचे समझे सोचने लगते हैं। जैसे किसी बच्चे का टॉय टूट गया तो वो रोने लगता है, वो टॉय उस बच्चे के लिए कंटेंट है जिससे वो खुद को पहचानता है। अब अगर उसे टूटे हुए टॉय के बदले कोई और बड़ा या ज्यादा अच्छा और महंगा टॉय भी दे देना तो भी वो बच्चा चुप नहीं होगा, क्योंकि उसे ना ओल्ड टॉय ही चाहिए। अब उस टॉय के साथ उसका माइंड वाला कंटेंट जुड़ा है। ईगोइक माइंड का स्ट्रक्चर कंपोनेंट है कंटेंट को अपनी आइडेंटिटी समझाना। तभी तो लोग अक्सर अपनी जॉब से ऑब्स्टेट होते हैं, वो हर कीमत पर बस टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, और अगर उनकी जॉब या पोजीशन ना रहे तो परेशान हो जाते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि बगैर अपनी पोजीशन या जॉब के भी उनकी अपनी कोई पहचान है, और ऐसे लोग ना अपनी सेल्फ सेंस खोने लगते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि ईगोइक माइंड को स्ट्रक्चर और कंटेंट की भूख होती है। कंटेंट यानी जिन चीजों से आपकी पहचान बनी है, जैसे सोशल क्लास, इनकम, जेंडर वगैरह वगैरह, और स्ट्रक्चर वो डिजाइन है जिसे हम किसी ऑब्जेक्ट या कंटेंट से खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। अब क्योंकि ना ईगोइक माइंड जल्दी सेटिस्फाइड होता है तो आप और भी ज्यादा कंटेंट ढूंढने लगते हैं। ये आपके लिए तो बुरा है, पर सेल्समैन और मार्केटर्स के लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि उनकी कमाई बढ़ती जाएगी। वैसे ये तो बिल्कुल नामुमकिन है कि हम चीजें ना खरीदें, क्योंकि जीने के लिए हमें खाना, कपड़े, घर, फर्नीचर जैसी जरूरतों की चीजें चाहिए होती हैं। लेकिन हमें वो चीजें भी चाहिए जो बेसिक जरूरत तो नहीं है, पर लाइफ में ना खूबसूरती ऐड करती हैं। जैसे हमें फूल अच्छे लगते हैं, या आर्ट, या फिर पोएट्री जो हमें क्रिएटिव फील कराती हैं। अब हमें ना लिविंग और नॉन लिविंग चीजों की एसेंस को याद रखना है, और उनकी एक्सीडेंस को अप्रिशिएट करने के लिए हमें फिजिकल फॉर्म से परे देखना होगा। अब इसमें कोई शक नहीं कि हमें चीजों की कद्र करनी चाहिए, लेकिन हमें उनमें खोना नहीं है। अब अपने आसपास कीमती चीजें सजाकर कोई सच्ची खुशी नहीं पा सकता। ईगोइक माइंडसेट वाले लोग ना चीजों में अपनी पहचान ढूंढते हैं, और इसीलिए उनकी डिजायर कभी पूरी नहीं होती। अब एडवर्टाइजर जानते हैं कि लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपने प्रोडक्ट कैसे बेचे जाएं, और अपने काम में ना वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि कस्टमर उनसे वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें नीड तक नहीं होती। मार्केटिंग फील्ड में एक कॉमन कहावत है, नो मीन्स मे बी और मे बी मीन्स यस। और बात जब कस्टमर को कन्विंस करने की आए तो सेल्समैन से ज्यादा जिद्दी कोई नहीं हो सकता। वो हर हाल में ना अपना प्रोडक्ट बेच कर रहते हैं, और एडवर्टाइजर और सेल्समैन आपको पूरी तरीके से कन्विंस कर लेते हैं कि उनका प्रोडक्ट आपके बड़े काम आएगा। प्रोडक्ट को ना और भी ज्यादा अपीलिंग बनाने के लिए सेलिब्रिटीज से ऐड कराए जाते हैं, क्योंकि कस्टमर को लगता है कि सेलिब्रिटी अगर किसी साबुन या टूथपेस्ट को एंडोर्स करता है तो प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छा होगा। अब हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमें सेलिब्रिटी जैसा खूबसूरत और स्मार्ट बनाने का लालच देता है, और हम उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। अब जिन्हें अपनी आइडेंटिटी का एहसास नहीं होता, जो लोग खुद को मेटलिस्टिक चीजों से डिफाइन करते हैं, उनका ईगोइस्टिक माइंड उन पर कंट्रोल कर लेता है। और इस चीज से बचने के लिए ना हमें खुद को चीजों से अलग सेपरेट करके देखना होगा। यानी हम अगर हैं और चीजें हमारे इस्तेमाल के लिए हैं, हम चीज नहीं है, और ना ही चीजें हमें डिफाइन करती है। अब थोड़ा ब्रेक लो और खुद से ना कुछ सवाल पूछो, जैसे जिन चीजों पर आपको घमंड है अगर वो ना रहे तो क्या आपका स्टेटस कुछ कम हो जाएगा? दूसरा, क्या आप अपनी अहमियत या रुतबे को इन चीजों से जोड़कर देखते हैं? तीसरा, जो चीज आप चाहते हो अगर वो किसी और के पास है तो क्या आपको जलन होती है या फिर गुस्सा आता है? अब जब आप ये सवाल खुद से करेंगे ना, तो जो जवाब आपको मिलेंगे वो आपका नजरिया बदल देंगे। अपनी कमाई हुई चीजों पर प्राउड करना कोई बुरी बात नहीं है, पर याद रखो आपका ईगो आपको मेटलिस्टिक चीजों से जोड़ कर देखता है। पर अगर आप अपने ईगो पर कंट्रोल कर लेंगे ना, तो आप इससे बाहर निकल सकते हैं। लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी आती है जो हमें बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देती है। कई बार हमारी लाइफ में ऐसा कुछ होता है जो हमें बिल्कुल डिफरेंट इंसान बना देता है,
और जब वो टाइम आए ना तो आपको रियल थिंकिंग और इगोइस्टिक थिंकिंग के बीच का फ़र्क समझ आना चाहिए। चलो थोड़ा डीपली चलते हैं और आपके पोजीशन के बारे में बात करते हैं। यानी जब आप बोलते हैं कि ये चीज़ मेरी है, तब आपका क्या मतलब होता है? आप सिर्फ एक चीज़ की बात करते हो। जैसे आप कहते हैं कि ये बिल्डिंग मेरी है, तो इसका क्या मतलब है कि या तो आप सच में अमीर हैं या फिर आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आपके पास पेपर वर्क और पैसा है ये प्रूव करने के लिए कि ये बिल्डिंग वाकई में आपकी है, तो बेशक लोग आप पर यकीन कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं है ना, तो आपको पागल खाने जाने की एडवाइस देंगे। हालांकि लोग आपकी स्टोरी पर यकीन करें या ना करें, पर इस बिल्डिंग को आपके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चुपचाप बस वहीं खड़ी है। और ये चीज़ हमें तब समझ में आती है जब हम मौत के करीब होते हैं। तब ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं। मौत के करीब इंसान को सिर्फ सेल्फ सेंस होते हैं। आप कौन हैं, आप क्या हैं, जो आपके अंदर है, बस वही मैटर करता है। जब आप अपना सेल्फ सेंस बिल्ड करना चाहते हैं तो आप उसे चीज़ों में ढूंढते हैं। आप चीज़ों से खुद की पहचान बनाते हैं। कुछ ऐसे कल्चर्स भी हैं जहां आप अपना सब कुछ त्याग कर देते हैं, और ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, क्योंकि अपने ईगो को ख़त्म करने के लिए ये भी एक तरीका होता है कि आप अपने पास कुछ मत रखो। वैसे अपने ईगो को ना पूरी तरीके से ख़त्म करना मुश्किल है, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट होता है। और इसी के साथ ना अब हम आ पहुँचे इस समरी की कंक्लूजन पर। यानी इस बुक में हमने सीखा कि हम अपनी लाइफ में ऐसी कई चीज़ें हैं जिन पर हम प्राउड करते हैं या जिन चीज़ों से हमें खुशी मिलती है, एक प्राइड का एहसास होता है। लेकिन ये चीज़ें ना आपकी असली पहचान नहीं है। अगर आप अपने रुपए, पैसे या कीमती चीज़ों से खुद को डिफाइन करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका इगोइस्टिक माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। अगर ये बात है तो आप कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, यानी कभी अपनी कॉन्शियसनेस को नहीं जगा सकते। तो क्या किया जाए? इसका जवाब बहुत आसान है। खुद पर फोकस करो, अपनी कमाई हुई चीज़ों पर नहीं। मैटरिस्टिक चीज़ें आपको कुछ पल के लिए खुशी दे सकती हैं, जो सिर्फ एक धोखा है। तो हमारा ईगो ना बहुत जल्दी हर्ट भी होता है और बहुत जल्दी सेटिस्फाइड भी होता है। जब हमारी सोच पर हमारा ईगो हावी होता है तो हमें और लालच देता है, लेकिन आप इससे बच सकते हो। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का एक तरीका आपके अंदर ही तो मौजूद है, बस आप उसे पहचानिए। तो इसी के साथ ये बुक समरी तो यहीं एंड होती है। तो आपको ये समरी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही कोई और बुक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमें लिख भेजिए, और अपना ढेर सारा प्यार भेजना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ अब होगी मुलाकात एक और इंटरेस्टिंग बुक समरी के साथ। तब तक रखिए अपना खूब ख्याल। जय हिंद।